बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीनो सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। तुम हद से बढ़ रहे हो। तुम्हारे आला अफसरान को यहाँ बुलाऊं या शराफत से खुद ही जाओगे? उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया। पारस ने कहा, पहले प्लग लगाओ। वो रिसीवर को क्रेडल पर पटक कर कुर्सी से उठी, फिर कालीन पर से प्लग उठाकर स्विच बोर्ड में लगाने लगी। पारस ने कहा, तुम्हारी लेबॉरेटरी का एक ख़ास मुलाजिम हमारा मुखबर है। उसने बताया है कि तय खाने का चोर दरवाज़ा कहाँ है और कैसे खुलता है। सोफिया प्लग बोर्ड पर झुकी रह गई। कलेजा धक से रह गया था। लाखों रुपए का गैर कानूनी आइटम वहां छुपा कर रखा गया था। उसने प्लग लगाकर वहां से उठते हुए पारस को चोर नज़रों से देखा, फिर कुर्सी पर आकर यूं बैठ गई जैसे ढीली पड़ गई हो। पारस ने कहा, शायद तुम इसे महज धमकी समझो, इसलिए बता दूं कि एक छोटे से कमरे में एक मेज़ पर टेलीफोन सेट रखा हुआ है। दरअसल वो टेलीफोन नहीं है। तलाशी लेने वालों को कह दिया जाता है कि टेलीफोन ख़राब है, हकीकतन उसका ताल्लुक चोर दरवाजे से है। जब रिसीवर उठाकर 001090 डायल किया जाता है तो छोटे से कमरे की एक दीवार दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, स्लाइडिंग दरवाजे की तरह खुल जाती है। क्या मैं तय खाने के बारे में भी बताऊं? वो कुर्सी की पुश्त पर रखे हुए तौलिए से चेहरे और गर्दन का पसीना पोंछने लगी। पारस ने कहा, मैं अनाड़ी जवान हूँ। सिर्फ सुना है कि शबाब में इतनी आग होती है कि दिसंबर के महीने में भी पसीना आता है। यह पसीना शबाब का है या मेरे हिसाब का? वो खंखार कर गला साफ करते हुए बोली, इतनी गहरी मालूमात के बाद तुम पुलिस पार्टी के साथ दंदनाते हुए तहखाने तक पहुंच जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है समझौते की गुंजाइश है। बोलो, क्या चाहते हो? अभी ज़रा देर पहले मैंने कहा था, अगर मुस्कुराना नहीं जानती हो तो मैं तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दूंगा। ये सुनते ही वो मुस्कुराने लगी। पारस ने कहा, यहाँ आईना हो तो देखो। मुस्कुराते हुए चेहरे पर बहारें कुर्बान हो रही हैं। मैं सिर्फ डैडी और मम्मी के सामने कभी कभी मुस्कुराती हूँ, वरना भाईजान को भी खातिर में नहीं लाती। यानी मुझे खातिर में ला रही हो? प्लीज़ मुझे और मुस्कुराने पर मजबूर ना करो। तुम आशिक मिजाज हो, मैं नहीं हूँ। काम की बात करो। मैं लोहे से फौलाद बनकर बोलता हूँ और हुस्न से फूल की ज़ुबान में गुफ्तगू करता हूँ। काम की बात तुम्हारे बाप से होगी। तुम बताओ, आज रात का खाना किस होटल में खाओगी? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। फिर कैसी हो? शरीफ, नेक और पाकीज़ा। क्या मरने के बाद सीधी जन्नत में जाओगी? अद्वियात में अफ्यून और अल्कोहल मिलाकर मरीजों को गहरी नींद सुलाकर उन्हें वक्ती तौर पर मर्ज की तकलीफ से निजात दिलाकर और दायमी तौर पर नशे का आदी बनाकर तुम जन्नत का सर्टिफिकेट हासिल कर रही हो। क्यों इज्जतदार बन रही हो? अगर हर रात किसी के साथ मुंह काला करती रहो तो यह सिर्फ तुम्हारा गुनाह होगा, मगर ऐसी दवाइयाँ फ़रोख्त करके तुम पूरी कौम की मुजरिम बन चुकी हो। फिर दावा है कि ऐसी लड़की नहीं हो। वो बोली, हाँ मैं ऐसी नहीं हूँ। आज तक किसी को मैली नीयत से अपने हाथ पकड़ने नहीं दिए। कौम के हक़ में तुम मुझे मुजरिमा कह सकते हो, लेकिन तुमसे इल्तजा करती हूँ कि मुझे गुनाहगार बनने के लिए ना कहो। मेरे तय खाने का माल छोड़ दो और छोड़ने की कीमत बताओ। मैंने कीमत बता दी है और तुम्हें यह भी बताऊंगा कि तुम्हारा बाप हर माह लाखों रुपए का मुनाफा हासिल करते रहने के लिए कितना गिर सकता है। इतना कि वो डॉक्टर बेटे को जूते मारेगा और डॉक्टर बेटी को बाजार का माल बना देगा। फिर वो कुर्सी से उठकर बोला, तुम्हारे सामने मेरा शनाख्ती कार्ड पड़ा हुआ है। ये सबूत है कि मैं सरकारी जासूस हूँ, लेकिन नहीं हूँ। सोफिया ने उसे चौंक कर सवालिया नज़रों से देखा। वो बोला, यहाँ लेबॉरेटरी में तय खाने का राज बताने वाला कोई मुखबर नहीं है। वो कुर्सी से उठकर बोली, फिर तुम्हें चोर दरवाजे का इल्म कैसे हुआ? वो खामोशी से पलटकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। सोफिया ने बड़ी फुर्ती से दराज खोलकर रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। वो दरवाज़ा खोल कर बोला, तहखाने के राजदार को यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए, लेकिन रिवॉल्वर खाली है। उसने बाहर जाते हुए दरवाजे को बंद किया। सोफिया ने जल्दी से रिवॉल्वर को चेक किया। वो खाली था। दराज में झांक कर देखा, वहाँ गोलियाँ पड़ी हुई थीं। वो जल्दी जल्दी रिवॉल्वर को लोड करने लगी। बाहर कार स्टार्ट होने की आवाज़ आ रही थी। उसने फ़ौरन ही इंटरकॉम का बटन दबाकर बैरूनी गेट के मुसल्ला गार्ड से राबिता किया। वो कहना चाहती थी कि गार्ड गेट ना खोले, कार में जाने वाले को पकड़ ले। वो भागना चाहे तो उसे गोली मार दे, लेकिन राबिता कायम होते ही उसने कहा, गेट खोल दो, मिस्टर आमिर बाहर जा रहे हैं। वो रिसीवर रखकर रिवॉल्वर लिए तेज़ी से चलती हुई दरवाज़ा खोलकर बाहर बरामदे में आई। दूर आहनी गेट खुल गया था और पारस ड्राइव करता हुआ बाहर जा रहा था। तब उसे याद आया कि उसे मुसल्ला गार्ड से कुछ कहना था और वो कुछ और कह गई थी। तीर कमान से निकल गया था। वो जाने वाला हाथ नहीं लग सकता था, लेकिन जासूस ना होते हुए भी पुलिस में मुखबरी कर सकता था।
तहखाने में रखा हुआ लाखों का माल पकड़वा सकता था। अब दानिशमंदी यही थी कि तेजी से तहखाने का माल किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। वो दौड़ती हुई अपने भाई डॉक्टर नोमान की तरफ जाने लगी। जब वो पारस से गुफ्तगू कर रही थी तब मैंने उसके भाई को आलाएकार बनाया था। उसने छोटे कमरे में जाकर मखसूस नंबर डायल किए थे। चोर दरवाजे को खोला था, फिर पेट्रोल लेकर तहखाने गया था। वहां उसने अफ्यून के तमाम पैकेट्स और अल्कोहल के तमाम कैनिस्टर्स पर पेट्रोल छिड़क दिया। फिर तहखाने के फर्श से चोर दरवाजे तक पेट्रोल की धार बनाता हुआ आया। उसके बाद माचिस की तीली जलाकर अंदर फेंक दी और चोर दरवाजे को खुला छोड़कर छोटे कमरे से बाहर आ गया। जब सोफिया दौड़ती हुई भाई की तरफ आ रही थी तभी शोर सुनाई दिया। लेबोरेटरी में काम करने वाले भाग रहे थे और आग आग कहते जा रहे थे। एक असिस्टेंट ने सोफिया से कहा, तहखाने में आग लग गई है, जहन्नम के शोले भड़क रहे हैं, उसे कोई बुझा नहीं सकता, आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन करें। वो पलटकर दौड़ती हुई अपने दफ्तरी कमरे की तरफ जाने लगी। वहाँ नौमान पहले ही पहुंचा हुआ था। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक टेलीफोन का तार काट दिया था। सोफिया ने दफ्तरी कमरे में पहुंचकर रिसीवर उठाया, फिर कान से लगाकर फायर ब्रिगेड के लिए नंबर डायल करना चाहा तो पता चला कि फ़ोन खामोश है। वो दौड़ती हुई नौमान के दफ्तरी कमरे में आई। वहाँ भाई ने बताया कि फ़ोन नाकाबिले इस्तेमाल है। वो बेजान सी होकर कुर्सी पर बैठ गई। चंद लम्हों तक मेज़ के दूसरी तरफ भाई को तकती रही और सोचती रही। फिर फ़ज़ा में घोंसा दिखाकर बोली, आई हेट यू, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नौमान ने हैरानी से पूछा, मैंने क्या किया है, मुझे गुस्सा क्यों दिखा रही हो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं, उस बदमाश को कह रही हूँ। उसे कैसे मालूम हुआ कि यहाँ एक तहखाना है और तहखाने में लाखों रुपए का गैर कानूनी माल रखा हुआ है? उसके यहाँ से जाते ही आग कैसे लग गई? टेलीफोन बेकार कैसे हो गया? क्या वो जादूगर था? जादूगर? वो कहते कहते चौंक गई, फिर मेज़ पर हाथ मार कर बोली, वो फरहाद अली तैमूर था। फरहाद? नौमान ने सहम कर कहा, डैडी ने कहा था हम होशियार रहें। फरहाद अली तैमूर किसी वक्त भी हमारा मुहासबा कर सकता है, हमारा कारोबार तबाह कर सकता है, हमें कंगाल बना सकता है। सोफिया ने पूछा, क्या तुमने अपना रिवॉल्वर खाली रखा था? नहीं, वो पूरी तरह लोड था। क्या तुमने टेलीफोन का प्लग हटाया था? नहीं, मैं हैरान हूं कि वो कैसे अलग हो गया था। ये भी हैरानी की बात है कि तहखाने में अचानक आग लग गई, और ये भी समझ में ना आने वाली बात है कि हमारे दोनों टेलीफोन बेकार हो गए ताकि फायर ब्रिगेड वाले वक्त पर ना पहुंच सकें, और ये सारी जादूगरी सिर्फ टेलीपैथी के जरिए हो सकती है। डॉक्टर नौमान ने उठते हुए कहा, हम करीबी फैक्ट्री या पब्लिक कॉल ऑफिस से डैडी को फ़ोन कर सकते हैं। सोफिया भी उठकर खड़ी हो गई। जब वो बाहर निकले तो फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी इहाते में आ रही थी। लेबोरेटरी इंचार्ज ने किसी दूसरी जगह से फ़ोन करके आग बुझाने वालों को बुलाया था। वो बहन भाई अच्छी तरह समझ गए थे कि आग बुझ जाएगी, मगर एक पैसे का माल भी सलामत नहीं मिलेगा। चौधरी हाकिम अली हाकिम इस्लामाबाद में था। अपने ड्राइंग रूम में चंद अहम अफराद के साथ बैठा बातें कर रहा था और बात बात पर कहे लगा रहा था। उन अहम अफराद में एक बैनुल अक़वामी तिजारती मराकज़ का ख़ास नुमाइंदा था, दूसरा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का चेयरमैन और तीसरा लंदन की एक बहुत बड़ी दवासाज कंपनी का मालिक जॉन स्मिथ का सेक्रेटरी था। सेक्रेटरी ने कहा, मिस्टर हाकिम, हम बैनुल अक़वामी ताजिरों की बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी सनतों से दुनिया के तमाम ममालिक को इस्तेहकाम हासिल होता है। हम जब अपनी बात मनवाने पर आते हैं तो बड़े बड़े मुल्कों के हुक्मरान मजबूर होकर हमारे मुतालबात तस्लीम कर लेते हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक के तमाम हुक्मरानों को यह अल्टीमेटम दिया गया है कि फरहाद अली तैमूर को अगर हमारे तिजारती मामलात में मुदाखलत से रोका ना गया और उसे पाकिस्तान से निकाला ना गया तो एहतजाज के तौर पर 25 ममालिक की बड़ी बड़ी दवासाज कंपनियां बंद कर दी जाएंगी और नामी गरामी डॉक्टर हड़ताल करेंगे। बैनुल अक़वामी तिजारती मराकज़ के नुमाइंदे ने कहा, यह बहुत बड़ी धमकी है। 25 ममालिक की अहम दवासाज कंपनियां बंद हो जाएंगी तो मार्केट में दवाइयां ख़त्म हो जाएंगी। फरहाद अली तैमूर तमाम दुनिया के गरीबों और बीमारों का कातिल और जल्लाद कहलाएगा। हाकिम अली ने हंसते हुए कहा, बेशक फरहाद को अपनी नेक नामी बरकरार रखने के लिए हमारी अदावत से बाज आना होगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन ने पूछा, ये तो बताएं, क्या फ्रांस के ताजिर हमारा साथ देंगे? जॉन स्मिथ के सेक्रेटरी ने कहा, नहीं, फ्रांस में फरहाद की पूरी फैमिली रहती है। वहाँ के ताजिरों के सरों पर टेलीपैथी की 6 तलवारें लटकती रहती हैं। वो बेचारे मजबूर हैं। वैसे एक फ्रांस के साथ ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे अभी हमारे बॉस जॉन स्मिथ आपसे ज़रूरी बात करने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे फ़ोन करेंगे।
चौधरी हाकिम अली ने कहा। 12:10 हो चुके हैं, उनका फ़ोन आता ही होगा। फिर चौधरी ने चौंक कर फ़ोन को देखा और कहा, वाह, मिस्टर स्मिथ का नाम लेते ही फ़ोन की घंटी बजने लगी। चौधरी के सामने बैठे हुए तीनों अफराद ने हैरानी से फ़ोन को फिर चौधरी को देखा, क्योंकि फ़ोन की घंटी नहीं बज रही थी। मैं घंटी उसके दिमाग में बजा रहा था। सेक्रेटरी ने कहा, मिस्टर हाकिम, फ़ोन तो खामोश है। चौधरी ने हंसते हुए कहा, क्या मेरे कान बज रहे हैं? ताज्जुब है, घंटी साफ सुनाई दे रही है। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और फिर कहा, हेलो, मैं चौधरी हाकिम अली हाकिम बोल रहा हूँ। मैंने उसके बेटे डॉक्टर नोमान के लहजे में कहा, मैं नोमान बोल रहा हूँ। हाँ बेटे बोलो, सब खैरियत है ना? उसके सामने बैठे हुए अफराद की समझ में नहीं आ रहा था कि फ़ोन की घंटी नहीं बजी, कहीं से कॉल नहीं आई, फिर बेटे से राबता कैसे हो गया। मैंने चौधरी की खोपड़ी में रहकर कहा, खैरियत नहीं है, हमारी लेबॉरेटरी के तहखाने में आग लग गई है, 25 लाख रुपए का माल जल गया है। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। नोमान, ये क्या कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। आप फ़ौरन यहाँ आएँ, यकीन आ जाएगा। मगर मालूम तो हो कि आग कैसे लगी। फ़ोन सोफिया को दो। आवाज़ नहीं आ रही है, ज़ोर से बोलें। वो और ज़ोर से बोलने लगा। नुमान ज़ोर से बोला, मैंने कहा और ज़ोर से बोलें। फिर मैंने हाकिम को और ज़ोर से बोलने पर मजबूर किया। वो चीख कर बोला। मैंने उसे और ज़्यादा चीखने को कहा। वो पूरी कुव्वत से चीख कर बोला। वो तीनों उसे हैरानी और परेशानी से देख रहे थे। चेयरमैन ने करीब आकर उससे रिसीवर लेकर कान से लगाया। चौधरी बार बार ज़ोर से बोलने के बायस हाँफ रहा था। चेयरमैन ने कहा, फ़ोन पर कोई नहीं है, डायलिंग टोन सुनाई दे रही है। सेक्रेटरी ने पूछा, क्या आप किसी की आवाज़ सुन रहे थे? हाँ, मेरा बेटा बोल रहा था, मेरी लेबॉरेटरी के तहखाने में आग लग गई है, पूरे 25 लाख रुपए का माल जल गया है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन आपने ये इतला फ़ोन पर कैसे सुनी? हम तीनों ने फ़ोन की घंटी नहीं सुनी थी। चौधरी ने कहा, क्या आप लोग मुझे पागल समझते हैं? आप लोगों ने फ़ोन की घंटी नहीं सुनी, मैंने सुन ली। मेरे बेटे ने मुझे इतने बड़े नुकसान की इत्तला दी, उस पर भी आपको यकीन नहीं आया है। आप नाराज़ ना हो, हमारे कहने का मतलब यह है कि फ़ोन की घंटी और फ़ोन में से आने वाली आवाज़ झूठ है। मुमकिन है वहाँ आग ना लगी हो, आपको कोई नुकसान ना पहुँचा हो। चौधरी ने ज़रा इत्मीनान की सांस ली, फिर दोनों हाथ दुआ के लिए उठाकर बोला, खुदा करे यह झूठ हो, आप लोगों की बातों से हौसला मिल रहा है। उसी वक्त फ़ोन की घंटी चीख पड़ी। चौधरी चौंक कर सीधा बैठ गया। उन तीनों को देखते हुए बोला, आप लोग घंटी की आवाज़ सुन रहे हैं ना? एक ने कहा, जी हाँ, शायद मिस्टर स्मिथ कॉल कर रहे हैं। चौधरी हाकिम अली ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, चौधरी हाकिम अली बोल रहा हूँ। दूसरे तरफ से बेटे की आवाज़ सुनाई दी, हेलो डैड, बहुत बुरी खबर है। वो झुंझला कर बोला, तमहीद ना बांधा करो, काम की बात फ़ौरन बोला करो। क्या अभी 1 मिनट पहले तुमने मुझे फ़ोन किया था? जी नहीं, हमारे दोनों फ़ोनों के तार कटे हुए हैं, मैं दूसरी जगह से फ़ोन कर रहा हूँ, हमारे तहखाने में आग लग गई है। बाप ने कहा, गधे कहीं के, ये कहते हो कि पहले फ़ोन नहीं किया जबकि किया था, और मुझे ये बुरी खबर सुनाई थी कि हमारा 25 लाख का नुकसान हो चुका है। डैड, मैं आज सुबह से पहली बार फ़ोन कर रहा हूँ, यकीन ना हो तो सोफिया से पूछ लें। फ़ोन मेरी बेटी को दो। थोड़ी देर में सोफिया की आवाज़ आई, डैड, आपका अंदेशा दुरुस्त साबित हो रहा है, अभी फरहाद अली तैमूर हमसे मिलने आया था। ओह गॉड, फरहाद आया था तुमसे मिलने? क्या उसने खुद को तुम्हारे सामने जाहिर किया? उसके सामने बैठे हुए तीनों अफराद चौंक कर सीधे बैठ गए। चौधरी की बातों से अंदाज़ा करने लगे कि दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है। सोफिया बाप को बता रही थी कि पहले वो मेडिकल ऑफिसर बनकर आया, बाद में एक सरकारी शनाख्ती कार्ड पेश किया जिसके मुताबिक वो एक जासूस साबित होता था। बेटी ने उसे ये भी बताया कि वो आने वाला तहखाने और चोर दरवाजे का राज जानता था। उसे चोर दरवाज़ा खोलने के वो नंबर याद थे जिसे सिर्फ बाप, बेटी और बेटा जानते हैं। उसके जाते ही तहखाने में आग लग गई और टेलीफोन के तार कट गए। नोमान की दराज में रखा हुआ रिवॉल्वर खाली हो गया। उस नौजवान ने अपनी असलियत तो नहीं बताई, लेकिन पेश आने वाले इन तमाम नाकाबिले यकीन वाक़यात से साबित होता है कि वो जवान टेलीपैथी जानता है और यकीनन फरहाद है। चौधरी ने कहा, तुम दोनों लेबॉरेटरी में रहो, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। उसने रिसीवर रख दिया। बेटी से सुनी हुई तमाम बातें उन तीनों को सुनाई। एक ने कहा, सोफिया बेटी का अंदाज़ा दुरुस्त है, वो फरहाद होगा। अभी इस फ़ोन से पहले जो फ़ोन आपने सुना था वो टेलीपैथी का तिलिस्म था, हमने घंटी नहीं सुनी थी। वो आपके दिमाग में घुसकर आपको हमारे सामने एक तमाशा बना रहा था। हाँ, वो हमारे दरमियान अपनी मौजूदगी साबित कर रहा है। मैं उससे कहता हूँ वो मुझसे बात करे, मेरा कसूर क्या है?
मुझसे दुश्मनी क्या है? वो इंतज़ार करने लगा। मेरी तरफ से जवाब नहीं मिल रहा था। उसने फिर मुझे आवाज़ दी, फिर इंतज़ार किया। एक ने कहा, शायद वो इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर यहाँ नहीं है तो मेरे बच्चों के पीछे पड़ा होगा। मैं क्या करूँ? अपने बच्चों और अपने मालो दौलत के साथ कहाँ पनाह हासिल करूँ? जॉन स्मिथ के सेक्रेटरी ने कहा, मेरा ख्याल है फरहाद तुम्हारे बेटे के पास नहीं गया था। तुम्हारी बेटी का बयान है कि वो आने वाला नौजवान था, जबकि फरहाद को उम्र रसीदा होना चाहिए। एक ने कहा, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए बूढ़ा अपने चेहरे की झुर्रियाँ दूर करके जवान बन जाता है। वो रूप बदल कर लेबॉरेटरी के दफ्तर में गया होगा। दूसरे ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि उसने किसी नौजवान को अपना आलायकार बनाया हो। यही बात समझ में आती है। उसने मेरे बच्चों के पास किसी आलायकार को भेजा था और ख़ुद मेरे दिमाग में रहता है। वो अब भी है, ज़रूर है। मेरी बेबसी और बेचैनी का तमाशा देख रहा है। मिस्टर हाकिम, ज़रा हौसला करो। फरहाद के खिलाफ ज़बरदस्त इक़दामात किए जा रहे हैं। वो तुम्हारा पीछा छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। फ़ोन की घंटी बजने लगी। सबकी नज़रें फ़ोन पर मरकूज़ हो गईं। चौधरी ने पूछा, घंटी बज रही है या वो मेरे अंदर है? चेयरमैन ने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, कौन है? फिर दूसरी तरफ की बात सुनकर चौधरी को रिसीवर देते हुए बोला, मिस्टर स्मिथ लंदन से बोल रहे हैं। चौधरी ने रिसीवर कान से लगाकर कहा, हेलो मिस्टर स्मिथ, मैं बुरी तरह डूब रहा हूँ। फरहाद ने मुझे 25 लाख का नुकसान पहुँचाया है। मैं उसके दिमाग में था। जॉन स्मिथ के लहजे में बोला, ये इब्तदा है, इंतहा में कंगाल बनोगे। वो परेशान होकर बोला, मिस्टर स्मिथ, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं आखिरकार कंगाल हो जाऊंगा और आप तमाशा देखते रहेंगे? दूसरी तरफ से जॉन स्मिथ ने कहा, मैंने तो ये नहीं कहा। आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। आपका नुकसान मेरा भी नुकसान है। मैंने फिर स्मिथ के लहजे में कहा, वैसे तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। तुम्हारा कारोबार डूब जाएगा तो मेरे हाथ से सिर्फ पाकिस्तान की मंडी निकलेगी। दुनिया के दूसरे ममालिक में तो मेरा कारोबार खूब फल फूल रहा है। मेरी बात खत्म होते ही वो चौंक गया। लंदन से जॉन स्मिथ पूछ रहा था, मिस्टर हाकिम, खामोश क्यों हो? मेरी बात का जवाब दो। मैं किस बात का जवाब दूं? स्मिथ ने पूछा, क्या तुम दिमागी तौर पर हाजिर नहीं हो? मिस्टर स्मिथ, शायद आपके साथ साथ फरहाद भी मेरे दिमाग में बोल रहा है। उसकी बात दिल को लग रही है। मैं डूब गया तो तुम्हारे हाथ से सिर्फ एक मुल्क का मुनाफा जाएगा। बाकी दुनिया में तो तुम मुनाफा कमाते रहोगे। मेरे बारे में गलत ना सोचो मिस्टर हाकिम। बिजनेसमैन 1 पाउंड 1 शेलिंग या 1 पेंस का भी मुनाफा नहीं छोड़ता। फिर मैं पाकिस्तान से हासिल होने वाला शेयर कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारे दिमाग में फरहाद नहीं बोल रहा है, बल्कि तुम अपने अंदेशों में घिर गए हो। प्लीज़ मुझे अंदेशों और मसाइब से निकालो। 25 ममालिक की दवासाज कंपनियां और डॉक्टर्स कब हड़ताल करेंगे? थोड़ा वक्त तो लगेगा। फरहाद हमसे पहले ही एक ज़बरदस्त चाल चल गया है। उसने 2 ख़तरनाक इंसानी रोबोट इसराइल पहुंचा दिए हैं और ये चैलेंज किया है कि इसराइली सनतकारों का कोई माल पाकिस्तान में फ़रोख्त होगा तो यहूदियों की मिलों और फैक्ट्रियों में जलजला आ जाएगा। उनका कोई सनतकार सलामत नहीं रहेगा। चौधरी बोला, इसराइल को बचाने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे हो? मिस्टर हाकिम, ये मत भूलो कि हम जो दवाइयाँ तैयार कर रहे हैं उनका फार्मूला हमने इसराइली सनतकार से हासिल किया है और मुनाफे का एक हिस्सा उनकी झोली में डालते हैं। उन्होंने कहा है कि हम फ़िलहाल हड़ताल का इरादा तर्क कर दें और उन्हें रोबोट के अजाब से निकलने का थोड़ा वक्त दें। अगर हमने उनकी दरख्वास्त रद्द कर दी तो वो हमसे तमाम फार्मूलों के हुकूक वापस ले लेंगे। चौधरी ने कहा, ताज्जुब है, क्या इसराइली हुक्मरान उन 2 रोबोट्स को वहाँ से नहीं निकाल सकते? अगर उन रोबोट्स के पीछे फरहाद है तो सुना है इसराइल में भी अच्छे खासे टेलीपैथी जानने वाले मौजूद हैं। यकीनन फरहाद के मुकाबले में अच्छे खासे टेलीपैथी जानने वाले हैं। इसीलिए कहता हूँ कुछ रोज़ हौसले से काम लो। फरहाद की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तुम्हारा जो भी नुकसान होता रहेगा उसकी आधी रकम तुम्हारे लंदन के बैंक अकाउंट में जमा करवा दी जाएगी। अब तो खुश हो? जी हाँ, अब ये इत्मीनान है कि तुम मेरे नुकसान को अपना नुकसान समझ रहे हो। मैं आज रात किसी वक्त फ़ोन करूँगा। ओके, गुड बाय। उसने रिसीवर रख दिया। फिर उठते हुए उन तीनों से बोला, मिस्टर स्मिथ ने बड़ा हौसला दिया है। मैं माजरत चाहता हूँ, अभी मेरा लाहौर जाना ज़रूरी है। मेरे बच्चे लेबॉरेटरी में इंतज़ार कर रहे होंगे। वो कार के ज़रिए तकरीबन 5 घंटे में लेबॉरेटरी पहुँचने वाला था। मैं जॉन स्मिथ के दिमाग में पहुँच गया। वो अपनी दवासाज कंपनी के एक शानदार दफ्तर में बैठा हुआ था। मेज़ के दूसरी तरफ उसका एक कानूनी मशीर एक फ़ाइल का मुताला कर रहा था। मैं खामोशी से स्मिथ के ख्यालात पढ़कर उसके कारोबार के मुतल्लिक अहम मालूमात हासिल करने लगा। मालूम हुआ कि पाकिस्तान में जो अद्वियात तैयार होती हैं उनका सालाना मुनाफा पाकिस्तानी करेंसी में चौधरी को 1.5 से 2 करोड़ रुपए
जॉन स्मिथ को तकरीबन 4 करोड़ रुपए और इसराइली सनतकार को तकरीबन 3 करोड़ रुपए मिलता था। यानी हमारे मुल्क के तकरीबन 7 करोड़ रुपए दूसरे ममालिक के मुनाफाखोर हजम कर लेते थे। और ये तो एक दवा की सनत का हिसाब था। दूसरी सनतों के जरिए और ना जाने कितने करोड़ों का मुनाफा यहूदी मुनाफाखोरों को पहुंच रहा था। उसका हिसाब भी जल्द ही मिलने वाला था। कानूनी मशीर ने कहा, मिस्टर स्मिथ, मैंने बहुत गौर किया है और इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि आप और आपका पाकिस्तानी पार्टनर हवा से लड़ रहे हैं। फरहाद एक ऐसी हस्ती है जो ख्याली भी है और हकीकत भी। चूंकि आप उसे दुनिया की किसी अदालत में पेश नहीं कर सकते, इसलिए हर अदालत उसे ख्याली कहेगी और आपका मुकदमा कोर्ट से खारिज कर दिया जाएगा। स्मिथ ने कहा, आप मशवरा दें, मुझे क्या करना चाहिए? वो बोला, फरहाद की जंग आपसे नहीं है, यहूदियों से है। वो यहूदियों को पाकिस्तान से मुनाफा हासिल नहीं करने देगा। उन्हें मुनाफा पहुंचाने वाले हाकिम अली हाकिम को नीस्तो नाबूद कर देगा। आप मुनाफे का जरिया बन रहे हैं, इसलिए वो आपके भी पीछे पड़ जाएगा। क्या मैं इस खौफ से पाकिस्तान की मार्केट छोड़ दूं? पाकिस्तान से आपको सालाना 10 लाख पाउंड यानी 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। यूके और दूसरे ममालिक से आप करोड़ों पाउंड्स हासिल कर सकते हैं। सिर्फ 10 लाख पाउंड के लिए आप करोड़ों पाउंड्स के मुनाफे को खाक में मिला देंगे और खाक में मिलाने का मौका फरहाद को देंगे। आप बिजनेसमैन नहीं हैं, सिर्फ मशीर हैं, इसलिए 10 लाख का मुनाफा छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं। आप मुझे ऐसा मशवरा दें कि यह मुनाफा छोड़ने की नौबत ना आए। उसका तो सिर्फ एक ही रास्ता है, फरहाद से किसी भी तरह समझौता करें। उससे दुश्मनी सुपर पावर कहलाने वाले ममालिक को भी महंगी पड़ती है और आप बेइंतहा दौलतमंद होने के बावजूद सुपर पावर नहीं हैं। उसने सोचते हुए पूछा, क्या फरहाद हर जगह पहुंच जाता है? यहाँ मेरे दिमाग में भी आ सकता है। सॉरी, मैं टेलीपैथी के मुतालिक कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मैंने उसे मुखातिब किया तो वो एकदम से चौंक गया। दोनों हाथों से सर को थाम कर अपने मशीर को देखने लगा। मशीर ने पूछा, क्या हुआ? मेरे अंदर कोई कह रहा है कि वो फरहाद अली तैमूर है। ओ खुदावंदे यसू, तुम पर रहम करे। वो फरहाद है तो निजात मुमकिन नहीं है। उससे दोस्त बनकर बातें करो। मैंने सोच के जरिए कहा, तुम्हारा मशीर तुम्हारी भलाई के लिए बेहतरीन मशवरे दे रहा है, तुम उन पर अमल करो। वो बोला, तो तुम वाकई फरहाद हो? मैंने उसे कुर्सी से उठाया, फिर बिठाया, फिर उठाया, फिर बिठाया। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक पेपर वेट उठाकर अपनी पेशानी पर दे मारा। पेशानी से खून बहने लगा। मशीर ने आगे बढ़कर उसके हाथ से पेपर वेट छीनते हुए पूछा, यह आपको क्या हो गया है? मैंने पूछा, क्या मेरी मौजूदगी का यकीन हो गया? हाँ, यकीन हो गया। मैं मानता हूँ तुम मेरे दिमाग में भी आ सकते हो। आदमी जब तक जिंदा रहता है यही समझता है कि उसे मौत नहीं आएगी। तुम आ गए हो और ये मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब क्या इरादा है? मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। माकूल दोस्ती या नामाकूल दोस्ती? मैं समझा नहीं। नामाकूल दोस्ती यूं हो सकती है कि पाकिस्तान की मार्केट छोड़ दो, वहाँ यहूदी फार्मूला ना पहुँचाओ, बाकी ममालिक में कारोबार करते रहो, यहूदियों से दोस्ती करते रहो। मैं इस हद तक दोस्त रहूँगा कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मिस्टर फरहाद, कोई ऐसा रास्ता बताओ कि पाकिस्तान में भी मेरा कारोबार जारी रहे। तो फिर मुझसे माकूल दोस्ती करो। इसराइली सनतकारों को मुनाफे में 1 शिलिंग तक भी ना दो। मेरी जंग ये है कि यहूदियों को पाकिस्तानी करेंसी तो क्या, पाकिस्तान की एक चुटकी मिट्टी भी ना मिले। लेकिन इसराइली सनतकारों से कानूनी मुआहिदा हो चुका है कि हम उनके फार्मूले के एवज मुनाफे का 1/4 हिस्सा दिया करेंगे। मैं इसराइली सनतकारों को मजबूर कर दूंगा कि वो मुआहिदा मनसूख कर दें, और जब मैं मुआहिदा मनसूख कराऊंगा तो तुम्हें भी पाकिस्तानी करेंसी में 4 करोड़ नहीं, सिर्फ 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये तो जुल्म है, उस जुल्म से कम है जो तुम और चौधरी पाकिस्तानी कौम पर करते आ रहे हो। मैं तुम्हें सोचने का मौका दे रहा हूँ, फिर किसी वक्त आऊँगा। मैं खामोश हो गया। वो खला में तकता रहा। फिर उसने आवाज़ दी, मिस्टर फरहाद, आप मौजूद हैं? मैंने जवाब नहीं दिया। मशीर ने कहा, मिस्टर स्मिथ, मुझे बताएं मिस्टर फरहाद क्या चाहते हैं? उसने मशीर को मेरे ख्यालात और मेरे इरादे बताए। उसने कहा, जो शख्स आपकी पेशानी से लहू बहा सकता है वो आपके कारोबार का तमाम मुनाफा निचोड़ कर ले जा सकता है। फरहाद ने शराफत का सबूत दिया है। अगर वो आपकी लेबॉरेटरीज को आग लगा कर जाता तो आप उसका क्या बिगाड़ लेते? मेरा मशवरा है आप उसे दोस्त बनाकर रखें। वो सोच में पड़ गया। मैंने भी उसे सोचने का मौका दिया था, इसलिए वहाँ से चला आया। चौधरी के पास आकर देखा, वो कार ड्राइव करता हुआ वजीराबाद से गुजर रहा था। अपनी लेबॉरेटरी पहुंचने में उसे अभी काफ़ी वक्त लगता, लिहाजा मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैं चारपाई से उठकर बैठ गया।
बहुत अरसा पहले मेरी फुप्पी ने बताया था कि मैं एक चारपाई पर पैदा हुआ था। मुल्क से बाहर जाकर फोम और स्प्रिंग के ऐसे नरम गरम और मुलायम बिस्तरों पर सोता रहा था, ऐसी शहाना जिंदगी गुजारता रहा था कि अब अपने वतन की मंजी यानी चारपाई को भूल गया था। अब मैं वैसी ही मंजी, वैसे ही बिस्तर, तकिए, लिहाफ और मामूली तर्ज का फर्नीचर खरीद कर लाया था। वैसी ही तकरीबन 30 बरस पहले की जिंदगी गुजारते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। मालिक मकान चौधरी करामतुल्लाह खड़ा हुआ था। बड़े गुस्से में था। मुझे देखते ही बोला, ओ जी, आज तो मैंने मोहल्ले वालों की ऐसी की तैसी कर दी है। ये मेरे पीछे पड़ गए थे कि मैंने किसी छड़े आदमी को मकान क्यों दिया है। यहाँ सब बीवी बच्चे वाले रहते हैं। जवान कुड़ियाँ एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर आती जाती हैं। अपने किरायादार को यहाँ से निकालो। मैंने कहा, चौधरी साहब अंदर आ जाएं, आप बहुत गर्म हैं, ठंडा पिलाऊंगा। वो अंदर आकर बोला, मैंने साफ साफ कह दिया है, मेरा मकान है, मैं किसी को भी किराए पर दे सकता हूँ। जिसने माँ का दूध पिया है वो मेरे बंदे को यहाँ से निकाल कर दिखाए। फिर वो राजदारी से धीमी आवाज़ में बोला, आदमी को ज़रा गर्म और ज़रा नरम होना पड़ता है। मैंने बाद में नरमी से कह दिया है कि 1-2 महीने में तुम शादी कर लोगे, अभी लड़की पसंद कर रहे हो। आप भी कमाल करते हैं चौधरी साहब, ऐसा कहने की क्या ज़रूरत थी। ऐसा कहने से मोहल्ले वालों की तसल्ली हो गई है। फिर मैं भी तुम्हारे बाप की जगह हूँ। तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है और अब तक कवारे बैठे हो। कवारी तो लड़कियाँ बैठती हैं। इस मोहल्ले में 16 बरस से लेकर 40 बरस तक की लड़कियां कवारी हैं और रिश्तों के इंतज़ार में अपने माँ बाप पर बोझ बनी हुई हैं। पिछले बरस एक लड़की ने अपने वालिदैन का बोझ हल्का करने के लिए खुदकशी कर ली। एक और लड़की अपने घर से भाग गई। अगर तुम्हारे जैसे लोग शादी नहीं करेंगे तो ये बेचारी लड़कियां कहाँ जाएंगी। और इस्लाम में तजर्रुद या राहिबाना ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं है। तो मुसलमान हो, शादी करो, नेकी भी होगी। यहाँ जिस लड़की जिस घर की तरफ उंगली उठाओगे मैं वहाँ तुम्हारी शादी तय कर दूंगा। मैंने कूलर से एक ठंडी बोतल निकाल कर कहा, दिसंबर की सर्दियों में तो यही पिला सकता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ चाय और खाने का इंतज़ाम नहीं है। मैंने आपसे कहा था मेरे लिए किसी मुलाजिम का बंदोबस्त कर दें जो खाना पकाए और घर की सफाई करे। मुलाजिम बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बीवी आसानी से मिल जाती है। आज कहो आज ही दुल्हन आ जाएगी। जब घर गृहस्थी का आराम मिल सकता है तो एक मुलाजिम की तलाश महज हमाकत है। और ये बोतल वापस ले जाओ, मैं तुम्हारे घर चाय उसी वक्त पीऊँगा जब दुल्हन आएगी। आप तो मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं। ये भी नहीं जानना चाहेंगे कि मैं अच्छा हूँ या बदमाश। अगर बदमाश हूँ तो किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके भाग जाऊँगा, फिर मोहल्ले वाले आपको पकड़ेंगे। मेरी फ़िक्र ना करें, मैं अल्लाह के भरोसे पर नेकी करता हूँ और मेरा ईमान है कि नेकी का फल मिलता है। ये क्या कम है कि नेकी का फल ज़रूर किसी शरीफ ज़ादी को मिल जाए। फिर वो सोफे से उठकर बोला, कोई जल्दी नहीं है, अच्छी तरह सोचो और इस पहलू से सोचो कि ऐसी लड़की ने खुदकशी की थी जिसे तुमने दुल्हन बनाने से इनकार किया था, या अब इनकार करोगे तो वो आंचल में छुपकर रोएगी, घर से भाग जाएगी या अपनी जान दे देगी। ये कहकर वो चला गया। मैंने दरवाजे को बंद करते हुए सोचा, ये शख्स मुझे एक जज्बाती मसले में उलझा गया है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं शादी करूं, लेकिन ये मेरे मुल्क का बहुत ही अहम मसला था। गुर्बत और जहेज़ के मुतालबात के बायस शरीफ ज़ादियाँ घर बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती थीं, या ख़ानदानों और बरादरियों में लड़ाई झगड़ों के बायस वो सदा कवारी रहकर दुनिया से उठ जाती थीं। मैंने चौधरी करामतुल्लाह के ख्यालात पढ़े। वो सोच रहा था, ये तीसरा किरायादार है। इससे पहले मैंने और 2 किरायादारों की इसी मोहल्ले में शादियां कराई हैं। ये तीसरा भी राज़ी हो जाएगा तो एक और लड़की इज़्ज़त व आबरू से अपना घर बसा लेगी। मैंने महसूस किया कि चौधरी के अंदर आंसू छुपे हुए हैं। वो सोच रहा था, शबो बेटी, तेरे साथ जो ज़्यादती हुई उसी की तलाफ़ी इसी तरह कर सकता हूँ कि आखिरी सांस तक दूसरे घरों की बेटियों को दुल्हन बनाकर उन्हें ससुराल में आबाद करता रहूँ। मैं क्या हूँ, मेरी औकात क्या है। मैं तेरे ससुराल वालों के भारी मुतालबात पूरे ना कर सका। उस नौजवान ने शादी से इनकार कर दिया। तू अपनी तौहीन और बाप की नदामत को बर्दाश्त ना कर सकी और छत के पंखे से गले में फंदा डालकर मर गई। मेरी बच्ची, मैं तेरे साथ होने वाली ज़्यादती की तलाफ़ी करता रहूँगा। मेरे दिल पर चोट सी लगी। वो खुदकशी करने वाली लड़की चौधरी की अपनी बेटी थी। तभी वो मुझसे कह रहा था कि अच्छी तरह सोचो और इस पहलू से सोचो कि एक ऐसी लड़की ने खुदकशी की थी जिसे तुमने दुल्हन बनाने से इनकार किया था। चौधरी के उन फिक्रों के पीछे एक मजलूम बाप के दिल का दर्दो कर्ब छुपा हुआ था। उसे हर इनकार करने वाला जवान अपनी बेटी का कातिल दिखाई देता था। मैंने मालूम किया वो नौजवान कौन था जिसने शब्बों को खुदकशी पर मजबूर किया था।
चौधरी की सोच ने बताया। वो चौधरी के घर के सामने ही 2 मंजिला मकान में रहता है। इस इलाके में उस नौजवान शाहिद के बाप के मजीद 4 मकानात हैं जिनसे माहाना 5,000 रुपये की आमदन है, जबकि चौधरी के 2 ही मकानात थे। एक में वो बीवी बच्चों के साथ रहता था, दूसरा मकान उसने मुझे किराए पर दिया था। इस हिसाब से 5 मकानात वाला शाहिद का बाप ज़्यादा हैसियत वाला था और अपने अकलौते बेटे की शादी वहाँ करना चाहता था जहाँ से बहू जहेज में एक मकान या कोठी लेकर आए। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।